हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो पॉलिटी का बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। डीपीएसपी के बारे में हम जानेंगे। ओके, इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी होने वाली है। होप आप इसको लास्ट तक देखेंगे। अगर देखते हो तो डीपीएसपी में से गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकते हो। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनुमरेटेड इन पार्ट फोर्थ। किस पार्ट में है जी? ये पार्ट फोर्थ में जो है इसको बताया गया है। डीपीएसपी मैं इसको लिख देता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसके अगर मैं आर्टिकल की बात करूँगा तो ये है जी 36 to 51, मतलब 36 से लेकर के 51 आर्टिकल किसके बारे में है जी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, और ये जो आइडिया था डीपीएसपी का, ये कहाँ से लिया गया जी? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इसको बोरो किया गया जी। ओके, तो ये तीन चीज़ें थी जी इसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है। ओके, फोर्थ पार्ट में है। और 36 से लेकर के 51 तक जो भी आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी के हैं। और ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया गया है। ओके, ये था जी डीपीएसपी के बारे में। मैं बताता हूँ होते क्या है डीपीएसपी। ओके, अगर मैं डीपीएसपी की बात करता हूँ तो इसके साथ में मैं जो है वो फंडामेंटल राइट की बात करूँगा। आपके साथ में फंडामेंटल राइट की बात करूँगा जो किस पार्ट में आते हैं जी? जो थर्ड पार्ट में आते हैं। और 12 से लेकर के 35, 12 से लेकर के 35 तक जो आर्टिकल हैं वो फंडामेंटल राइट के होते हैं। अब मैं डीपीएसपी के साथ फंडामेंटल राइट क्यों जो है वो रिलेट करना चाहता हूँ अभी आपको मैं बताऊँगा। ओके, तो एक बार देखो आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब ये है कि कुछ प्रिंसिपल हैं जो डायरेक्शन देते हैं। जो प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्शन देते हैं किसको? स्टेट की पॉलिसी को, कि स्टेट को पॉलिसी जो है वो इस तरीके से बनानी है, आपको इसमें ये चीज़ें इंक्लूड करनी है, इसको रिमूव करना है, इसको प्रेफरेंस देनी है। ये सभी चीज़ें जो है वो प्रिंसिपल बताते हैं स्टेट को। एडवाइस है ये। ओके, तो डीपीएसपी क्या है जी? एडवाइस है। एडवाइस किसको है जी? स्टेट को है। ये एडवाइस कौन दे रहा है जी? ये हमारा संविधान दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एडवाइस दे रहा है। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है। दीज आर द डायरेक्शन गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टेट फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। ये बात है कि पीपल के वेलफेयर के, पीपल के लोगों की भलाई के लिए आपको ये डायरेक्शन को फॉलो करना है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है किसी भी स्टेट को। ओके, इसका मतलब दीज आर द सोशियो इकोनॉमिक राइट। ओके, जाहिर सी बात है। तो अब ये किसको, किसके रिगार्डिंग है? ये लोगों के भलाई के लिए, उनके समाज के लिए हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक राइट हैं। ओके, सोशियो इकोनॉमिक राइट हैं। अब आपको यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा, मैं राइट की बात कर रहा हूँ, तो ये राइट ऐसा नहीं है, आप इनको ये नहीं कह सकते कि हमको ये राइट लेना ही है। ये राइट क्या है? ये एक डायरेक्शन है। किसको है? स्टेट को है ये। ओके, ये स्टेट को राइट है कि वो इन डायरेक्शन को लेगा या नहीं लेगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो दिया है। अब वो जो लेने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर ही विल फॉलो दिस डायरेक्शन और नॉट। क्या वो उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, हम उसको जो है वो जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, अगर हम उसके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, दीज आर द नॉन गारंटेड राइट। नॉन गारंटेड राइट का मतलब ये है कि इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये फॉलो किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। दीज आर नॉन गारंटेड राइट्स। ओके, और अगर ये गारंटी इनकी कोई नहीं देता है तो हम इनको कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते कि उस स्टेट ने जी आपने ये बोला था और उसने ये फॉलो नहीं किया, तो हम आपको कोर्ट में जो है वो लेकर के जाएंगे। अब इनकी तो कोई गारंटी नहीं दे रहा है ना। अगर इनकी कोई नहीं गारंटी देता है तो दीज आर द नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। दीज आर द नॉन जस्टिसिएबल राइट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं फंडामेंटल राइट को इनसे रिलेट करूँगा। ओके, तो डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी एक वो राइट है जो कौन देता है जी? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। किसको देता है? वो स्टेट को देता है
कि आप लोगों के वेलफेयर के लिए ये काम करो, लोगों की भलाई के लिए ये काम करो। अब मैं आपको बताता हूँ जी फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है वो थर्ड पार्ट में है, 12 से लेकर के 35 तक जो है वो आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट के। फंडामेंटल राइट क्या है जी? फंडामेंटल राइट वो लोगों को दिए गए हैं राइट, पर्सन को दिए गए हैं, सिटीजन को दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कि आपके ऊपर ये चीज़ें स्टेट नहीं कर सकता, जो अथॉरिटी है। ओके, स्टेट में जो अथॉरिटी है, स्टेट की डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। स्टेट हम किसको बोल रहे हैं? स्टेट में अकेला एक गवर्नमेंट नहीं आती है, स्टेट में और चीज़ें भी आती हैं। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो पढ़ाऊँगा कि जो स्टेट फंडामेंटल राइट ये बताता है कि स्टेट आपके ऊपर ये चीज़ें नहीं कर सकता। अगर करता है तो आपको जो है वो किस तरीके से स्टेप उठाने हैं। तो फंडामेंटल राइट किसके लिए है जी? अगेंस्ट स्टेट हैं, अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, ये स्टेट के खिलाफ हैं और प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये स्टेट के फेवर में है। ओके, और ये बताता है कि ये फंडामेंटल राइट है, इनको कोई वायलेट नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट क्या है जी? गारंटीड राइट हैं, और अगर इनको कोई वायलेट करता है तो आप उसको जो है कोर्ट में ले जा सकते हो, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो फंडामेंटल राइट आर द गारंटीड राइट एंड दीज आर द जस्टिसिएबल राइट। ओके, डीपीएसपी क्या था जी? नॉन जस्टिसिएबल हैं, बल्कि फंडामेंटल राइट क्या है जी? जस्टिसिएबल राइट। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में ये फ़र्क है जी। ओके, ये बेसिक सा फ़र्क था ये। ओके, आप ये होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि है क्या ये। ओके, आर्टिकल 36 है जी। ओके, स्टार्टिंग ही आपको 36 से होती है डीपीएसपी की, 51 तक चलता है। फिर 36 में स्टेट की जो टर्म है स्टेट, उसके बारे में बताया गया है कि स्टेट है क्या। ओके, स्टेट है जी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और सारे सभी गवर्नमेंट हैं, सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, लोकल अथॉरिटी हैं और ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज़ इन द कंट्री। तो स्टेट में समझ गए आप क्या आता है? स्टेट में आता है जी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सभी लोकल अथॉरिटीज़ और सभी पब्लिक अथॉरिटीज़ वो स्टेट के अंदर आती हैं। मतलब इन सभी को डायरेक्शन दी गई हैं। ओके, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी अगर पॉलिसी लेकर के आती है तो वो डीपीएसपी की तरफ देख सकती है क्या उसमें से कुछ चीज़ें लेने की हैं। ओके, कोई भी एग्जीक्यूटिव है, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसी अगर वो बनाती है तो वो देख सकती है क्या उसमें से हम कुछ ले सकते हैं जो लोगों के लिए अच्छा हो। ओके, वैसे तो सभी कुछ अच्छा, बट जैसी वो पॉलिसी बनाएंगे उस पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ अगर अच्छा हो तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये स्टेट है। स्टेट समझ गए हैं क्या क्या? नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे। दे आर नॉट लीगली एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट फॉर देयर वायोलेशन। मैंने आपको ये बता दिया है कि हम इनको फोर्स नहीं कर सकते। ओके, फोर्स नहीं कर सकते और इनको हम ना ही कोर्ट में लेके जा सकते हैं कि आपने इनको जो है वो वायलेशन किया है, वायलेट किया है, आपको जो है वो कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो अब हम इनके क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। डीपीएसपी की क्लासिफिकेशन, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट हाँ ये है कि इनमें कंटेंट जो 36 to 51 जो आर्टिकल है इनका हमने कंटेंट देखा और उसके हिसाब से इनको क्लासीफाई किया है 3 कैटेगरी में। एक है सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। ओके, इनके बारे में तो सोशलिस्ट मतलब जो समाजवादी जो एक धारा है, विचार है। गांधीयन है जो गांधी की एक धारा थी अपनी। लिबरल का मतलब है जी उदारवाद। ओके, तो ये तीन चीज़ें हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। मतलब ये रहेगा कि ये समाज के बारे में बताएगा कि समाज ऐसा होना चाहिए, लोगों के बीच में इस तरीके का जो है वो तालमेल होना चाहिए। ओके, ये सब ये आपको बताने वाले हैं। तो रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ
टुवार्ड वेलफेयर स्टेट, आपको बता दिया है ये। तो आर्टिकल 38 आता है जी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब ये मतलब है कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, मतलब जो इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानता, उनको कम करो। किस में कम करो? इनकम में। इनकम में असमानता कम, मतलब ये है कि एक के पास ज़्यादा इनकम है, एक के पास कम इनकम है। तो अब ऐसा नहीं रहेगा कि उस ज़्यादा वाले के पास से इनकम छीन के, उसका पैसा छीन के दूसरे को दे दे। ऐसा नहीं है। ऐसा ये है कि इस तरीके की पॉलिसी बनाओ कि जो कम इनकम वाला है उसको अच्छे से उस पॉलिसी का जो है वो लाभ हो, और वो अपनी इनकम को उठा सके और वो भी उसके बराबर आने की कोशिश कर सके। स्टेटस की बात करूँगा मैं। स्टेटस तो जाहिर से अपना आप ही, अगर पॉलिसी अच्छी रहेगी तो स्टेटस उठेगा, और स्टेटस में फिर कईयों का स्टेटस ज़्यादा है, कम है, उनमें थोड़ा सा कम होगा। ओके। उसके बाद अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज़। अब इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ओके कि उनको अगर सपोज सरकार बनाती है, आपको पता है कि इस तबके के लोग हैं या इस सिचुएशन के जो लोग हैं, उनको, इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, इन लोगों को कम ज़रूरत है। ओके। सपोज ए और बी दो टाइप के लोग हैं। ओके। इनको अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इनके पास अच्छी एजुकेशन है, इनके पास अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छी स्कूल हैं, ओके, अच्छी इनकम है। बट अगर मैं ए क्लास के लोगों की बात करता हूँ, सपोज़ इनके पास इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, इतना अच्छा रहन सहन नहीं है, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं, तो जाहिर सी बात अपॉर्चुनिटी इनके लिए कम। तो जो पॉलिसी आए वो पॉलिसी इनके फेवर में हो। ऐसा नहीं है कि इनके बिल्कुल अगेंस्ट में हो, इनके थोड़ा सा फेवर में हो कि इनको जो है वो अपॉर्चुनिटी, उस पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं, और जो इनके बीच में जो फैसिलिटी हैं इनको थोड़ा सा वो मतलब ओके कम हो जाए, ओके, इनको भी थोड़ा रिलैक्स फील हो, अच्छी बेटर लाइफ इनको जो है वो जीने को मिले। उसके बाद हम बात करते हैं टू सिक्योर। अब ये सिक्योर भी करेगा, डीपीएसपी क्या सिक्योर करे? लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन, उनका जीवन जो है वो कैसा हो सभी सिटीजन्स का। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सभी को आपस में जो है वो बराबर हिस्से में आए। ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत ज़्यादा मिनरल वाटर से ही अपनी जो गाड़ियाँ वो है वो साफ़ कर रहे हैं, दूसरों को पानी पीने के लिए भी नहीं है। ओके। तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है वो सभी के लिए बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हों। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो वेल्थ है, पैसा है, वो एक जगह पे ना जाए, एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के पास ना जाए, वो सभी में बटे। सभी में बटने का मतलब ये है, सपोज कोई भी एक प्रोजेक्ट आता है, सपोज 20 प्रोजेक्ट आए, ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक ही किसी कंपनी एक्स के पास चले जाएं। ओके। ऐसा नहीं है कि इसी एक ही मालिक आए और सभी के सभी 20 प्रोजेक्ट ही इसके पास चले गए। ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं वो सभी में जो है वो देना चाहिए। ओके। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो वहाँ पे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। ओके। ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैन और वीमेन हैं, महिलाएं, औरतें जो है वो आदमियों के बराबर जो है उनको पे मिले, और जितना वो वर्क करती हैं उनके बराबर ही उनको पे मिले। ओके। तो ये चीज़ें जो है वो डीपीएसपी बताता है स्टेट को इस तरीके की। ओके। उसके बाद फिर क्या था? प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर चाइल्ड अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज़। ओके। जो वर्कर हैं, जो चाइल्ड हैं, ओके, उनका हेल्थ का जो है वो थोड़ा सा ख्याल हो। ओके। और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर का मतलब ये है कि उनको थोड़ा अच्छा माहौल मिले। ओके। ऐसा नहीं है कि उनको अब्यूज़, मतलब उनको गालियाँ दी जाए। ओके। जहाँ वो काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छा माहौल मिले, वहाँ पे उनका हेल्थ का अच्छा ध्यान रखा जाए। 39 में बात करता है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए, इस तरीके को उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने हेल्थ को डेवलप कर सके, जो चाइल्ड है। ओके। उसके बाद फिर आता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। 39A में बात करता है ये कि सभी को बराबर का न्याय मिलना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसके बिना तो नहीं चल सकता देश। एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ओके। और जहाँ लीगल उसकी ज़रूरत है, उसको यहाँ सहायता की ज़रूरत है, उसको गरीब को फ्री में जो सहायता जो है वो मिलनी चाहिए।
41 आर्टिकल है वो क्या बताता है, राइट टू वर्क, सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अब सपोज कोई भी व्यक्ति ओल्ड एज का है, वो बीमार है वो, या फिर डिसेबल है, अनएम्प्लॉय है, ओके, तो अनएम्प्लॉय को क्या होगा, वो चाहता है कि मेरे को वर्क मिले, ओके, मेरे को वर्क मिले। और दूसरा क्या है, सपोज एक डिसेबल है, ओके, वो भी चाहेगा कि मेरे को अच्छी एजुकेशन मिले तो मैं जो है अच्छी नौकरी पा सकूं। कोई भी एक बीमार व्यक्ति है, कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो सभी चाहते हैं कि जो है उनको थोड़ा सा पैसा मिले, वर्क मिले, ओके, अपनी लाइफ को जो है वो बेटर कर सकें, ओके। तो ये आर्टिकल 41 में बताया गया है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल कल्चर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल वर्कर। जो ऑल वर्कर हैं, आर्टिकल 43 बताता है कि उनको कम से कम जीवन जीने के लिए तो एक वेज मिलो, मतलब मजदूरी मिले, ओके। इसीलिए तो मिनिमम वेज जो है वो रखी जाती है सरकार की तरफ से, ओके। जैसे अब की बार जो नरेगा है वो हरियाणा ने रखी है जी 309, मतलब इनसे कम जो है वो एक दिन की मजदूरी हम नहीं दे सकते, ओके। ऐसा नहीं है कि सपोज हमारे पास 5 मजदूर हैं और हमको चाहिए 2 की ज़रूरत है, तो हम पूछेंगे जी इनसे, हाँ जी सबसे कम में कौन आएगा, तो सबसे कम में ऐसा नहीं है कि हम इनको 100 रुपये में ले आएंगे, इनको कम से कम जो है वो सरकार जितनी निर्धारित करती है उतनी तो देनी पड़ेगी, ओके। तो एक लिविंग वेज तो इनकी फिक्स हो, ओके, कि क्या एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गाड़ियों में घूमे सभी, मतलब कुछ तो हो जीने के लिए, ठीक स्टैंडर्ड तो हो लाइफ का। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी इन सभी को मिले, ओके। तो ये आर्टिकल 43 में बताया गया है। उसके बाद आता है जी आर्टिकल 47, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ओके। न्यूट्रिशन वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े जो है वो आर्टिकल 47 जिसकी बात करता है। तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल थे। आपने देखा होगा ये सभी समाज के बारे में, कि समाज के लोगों में जो है वो ऐसा नहीं है कि एक के पास ही पैसा इकट्ठा हो, सभी में बटे, नेचुरल रिसोर्सेज सभी में बटे, सभी को जो है वो सोशल कल्चरल एक्टिविटी जो है उसमें पूरा पार्टिसिपेट हो, ओके। ये सभी चीज़ें जो है मतलब यह कि सभी लोगों को जो है उठाने की कोशिश की गई है। तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बताते हैं। अब गांधीयन प्रिंसिपल आता है जी, ये गांधी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है। गांधी आइडियोलॉजी जो है वो मोस्टली किसके ऊपर रहती है जी, वो विलेज से शुरू होती है। इसका मतलब ये रहेगा टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, एंडो देम विद नेसेसरी पावर, अनेबल देम टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 बताता है ये। आर्टिकल 40 क्या बताता है कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो, बने, उनको पावर मिले कि फंक्शन कर सके एज एन सेल्फ गवर्नमेंट। विलेज पंचायत को ऐसी पावर मिले, इतनी पावर मिले कि वो खुद को एज एन सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो चला सके। आर्टिकल 43 बताता है कि प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, ओके, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। प्रोमोट एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, जो SC और ST के जो लोग हैं उनको एजुकेशनल इकोनॉमिक फ़ायदे मिले, ओके। एजुकेशन में भी इनको बढ़ावा मिले, थोड़ा सा पैसे के हिसाब से भी इनको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 46 बताता है कि इनको ऐसा नहीं है कि सोशल इनजस्टिस हो इनके साथ, या फिर इनका कहीं पे भी एक्सप्लॉयटेशन हो, ओके। तो इस चीज़ें की, इस तरीके के जो राइट हमको जो है वो इनको देने चाहिए। पॉलिसी जो है ऐसी बनानी चाहिए कि इनको ऐसा ना हो, इनके साथ ऐसा ना हो, और इनको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है इनका थोड़ा सा वो इनको प्रमोट करे, ओके, एजुकेशन को इनको प्रमोट करें। आर्टिकल 47 क्या बताता है कि टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स, ओके, विच आर इन इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब किसको प्रोहिबिट करना चाहिए, ऐसे ड्रिंक को, ड्रग को जो हेल्थ के लिए ख़राब हो, ऐसी पॉलिसी आई कि उनको जो हो बैन करे। आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। आर्टिकल 48 ऐसा नहीं है कि जो है वो पालतू पशुओं को मारे, ओके। तो इस तरीके की पॉलिसी जो है वो लेकर के आनी चाहिए। लिबरल इंटेलेक्चुअल का मतलब है उदारवाद। उदारवाद होते हैं कि ये सभी को एक नज़र से देखते हैं, कि कोई भी समाज हो
जाति धर्म नहीं देखते, उदारवाद सभी को एक बिल्कुल मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड मांगते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, याद भी रखने के रिगार्डिंग है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री ये किस आर्टिकल में बताया गया है जी, तो आप याद रखोगे जी आर्टिकल 44 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एग्ज़ाम में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया, बैंकिंग में भी पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद आता है आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। सभी के लिए जो है कि वो जब तक बच्चे 6 साल के नहीं हो जाए उनके लिए जो है वो चाइल्डहुड केयर मतलब उनकी केयर हो और उनको एजुकेशन मिले। उसके बाद ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। आर्टिकल 48 बताता है कि जो एग्रीकल्चर है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है वो मॉडर्न तरीके से की जाए। ओके, उनको इस तरीके से हेल्प मिले कि वो इसको मॉडर्न तरीके से कर सके। ओके, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को। ओके, तो ये आर्टिकल 48 बताता है। अब आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने बिल्कुल रेगुलर तरीके से नहीं पढ़ाया ये। ओके, रेगुलर का मतलब ये है कि इसमें जो आर्टिकल आप देखोगे, अगर मैं लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात करता हूँ, इसमें 44, 45 एंड 48 बताए गए हैं। ओके, तो अब आप देखोगे कि ये बीच बीच में जैसे 46 और 47 जो है वो स्किप हैं, वो इससे पहले आ चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको ये था कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करके जो एक में है वो उसको जो मतलब जैसे कि 44, 45 एंड 48 एक तरीके की चीज़ें बताते हैं, तो इनको जो है एक स्पेशल कैटेगरी में जो है वो रखा गया। इस तरीके से जो है वो डिवाइड किए गए। तो ये डीपीएसपी थे जी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है वो भी आपको बताया, इनमें डिफरेंस क्या फंडामेंटल रहा है डीपीएसपी में, कहाँ से लिए गए आर्टिकल क्या क्या हैं और किस तरीके की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है वो डीपीएसपी में थी। होप आपको जो है वो समझ में आया होगा अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।